क्यूबिक की गवर्नमेंट ने 10 कॉलेज जिनके CAQ सस्पेंड किए गए थे उनका ऑडिट करने के बाद जो भी प्रॉब्लम सामने आई उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए हैं। सभी इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने 14 पॉइंट्स का एक रूल बुक जो एक चेकलिस्ट इशू किया है जिसको हर इंस्टीट्यूट को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जो पॉइंट्स हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्यूबिक के बाद जो रिक्वेस्ट लेटर्स है और किस किस प्रोविंस को आना स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। रिक्वेस्ट लेटर का मीनिंग क्या है, क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। जो बच्चों का कॉमन क्वेश्चन है कि पासपोर्ट स्टैंपिंग कब स्टार्ट हो सकती है, मेडिकल कब ओपन होंगे, बायोमेट्रिक कब होना शुरू होगा, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और सबसे जो मेन पॉइंट है कि G7 की जो मीटिंग है वो 11 to 13 जून में होगी और उसमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हो सकते हैं और उस मीटिंग का ट्रैवल पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबिक के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि 14 पॉइंट का एक चेकलिस्ट इशू किया गया है सभी इंस्टीट्यूशन को जिनको वो फॉलो करना पड़ेगा। उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं अगर हम बात करें एक भी पॉइंट उसमें बच्चों के अगेंस्ट नहीं गया, जो भी डेवलपमेंट होगा वो बच्चों के फेवर में जाएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ जितने भी रूल्स हैं उनको और टाइट किया गया है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम टीचिंग की बात करें, हम स्टाफ की बात करें, सभी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करना है इंस्टीट्यूट ने। सेकंड, जो ओवर रिक्रूटमेंट चल रही थी कॉलेजेस में, जैसे किसी कॉलेज को 100 सीट अलॉट की गई हैं मगर वहाँ पर एडमिशन 200 या 300 बच्चे का हो रहा था और जो क्लासेस थी उसको 2 डे क्लासेस या 3 डे क्लासेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करके उन क्लासेस को मैनेज किया जाता था। आने वाले दिनों में अगर कोई भी कॉलेज ओवर रिक्रूटमेंट करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। टीचिंग का जो म्यार था वो काफ़ी हद तक नीचे चला गया था क्यूबिक में, उसको ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। टीचिंग पे काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने स्ट्रेस दिया है। विदाउट फीस अगर वीज़ा प्रोसेस होता है, बहुत सारे कॉलेज क्यूबिक के ऐसे थे कि विदाउट फीस वो आपको LOA इशू कर देते थे और आपने वहाँ पर जाकर अपना फ़ीस पे करना होता था। जैसे हम देखते थे कि पंजाब में काफ़ी ऐसे आपको ऑफ़र्स मिलते थे कि जो फ़ीस आफ्टर वीज़ा, वो सारा प्रोसेस अभी ख़त्म हो जाएगा। आने वाले दिनों में कोई भी कॉलेज विदाउट फीस आपको LOA इशू नहीं कर सकता। फ़्रेंच को, जैसे कि हमें मालूम है कि क्यूबिक में फ़्रेंच काफ़ी हद तक पॉपुलर है और फ़्रेंच के साथ ही उसको फ़्रेंच को और पॉपुलर करने की कोशिश करेंगे, प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कॉलेज के बोर्ड्स हो जाएंगे जहाँ उनके सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे, वहाँ पर फ़्रेंच का यूज़ करना पड़ेगा कॉलेजेस को। इसके बाद जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने अनाउंस किया कि हमने जो भी कुछ हुआ, जो भी कमियां हमें नज़र आई इस ऑडिट में, किसी भी इंस्टीट्यूट की उन्होंने नाम नहीं लिया मगर हमने सभी को क्लीन चिट दिया है, एक सिंगल कॉलेज का भी लाइसेंस रिवोक नहीं किया। ये सबसे पॉजिटिव है, इससे सभी बच्चों को राहत आएगी। क्योंकि बच्चों में जहाँ हमारे पंजाब में यूट्यूब पे काफ़ी रूमर था कि सर आने वाले दिनों में क्या उन कॉलेज के लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, क्या वो कॉलेज बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, ऐसे सारे रूमर्स को जहाँ पर ब्रेक मिलेगा। और आने वाले दिनों में उन्होंने बोला है कि जो भी कुछ हुआ हमने उसको क्लीन चिट दे दिया है और आने वाले दिनों में जो 14 पॉइंट का चेकलिस्ट है उसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट उसको फॉलो नहीं करता तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। मगर इन सभी पॉइंट्स में बच्चों का बेनिफिट होगा। अगर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, अगर रिक्रूटमेंट में इम्प्रूवमेंट होगा, अगर पूरे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होगा तो बच्चों का जो बेनिफिट ही होगा। अभी बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो फाइल एम्बेसी में है उन पे आ सकता है या नहीं आ सकता। उन्होंने क्लियर किया है कि जो कुछ हो गया हमने क्लीन चिट दे दिया। अभी जो फाइल एम्बेसी में है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिन बच्चों को LOA मिल चुका है। अभी आने वाले दिनों में जो बच्चे LOA के लिए अप्लाई करेंगे उन पे वो रूल्स लागू होंगे। इसके बाद अगर हम कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चों का, पासपोर्ट स्टैंपिंग, मेडिकल, बायोमेट्रिक कब तक ओपन हो सकते हैं। कोविड के केसेस अगर इंडिया की बात करें तो 1,30,000 के पिछले 3-4 दिन से जो कॉमन चल रहे हैं, बहुत काफ़ी हद तक जो रिकवरी रेट है वो इम्प्रूव हो चुका है, 90-95% जा चुका है। आज अगर मंडे की बात करें तो दिल्ली ओपन हो चुका है, उसने अपना जो लॉकडाउन है उसको फेसेस में स्टार्ट कर दिया है। मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है 50% स्ट्रेंथ के साथ। प्राइवेट ऑफिस दोबारा से खुल चुके हैं, काफ़ी हद तक जो लॉकडाउन है उसको लिफ्ट कर दिया गया है। आने वाले दिनों में मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15 दिन में हमें मेडिकल स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे।
जो कोरियर सर्विस था बीएफएस सेंटर्स का, जिसमें पासपोर्ट स्टैंपिंग का काम होता था, वो दोबारा से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। बायोमेट्रिक के लिए आपको 1 जुलाई तक वेट करना पड़ सकता है, मगर बाकी सारी सर्विसेज जिसके कारण बच्चों का जो काम पेंडिंग है, जैसे मेडिकल के बिना बहुत सारे एसडीएस के केस हैं, जो बच्चे अपनी फ़ाइल लॉन्च करना चाहते थे वो वेट कर रहे हैं। जहाँ जिन बच्चों के पीपीआर आ चुके हैं, मेडिकल एक्सपायर हो चुके हैं, जहाँ जिन बच्चों की फ़ाइल एम्बेसी में मेडिकल एक्सपायर है, प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही, उन बच्चों को मेडिकल के लिए 10-15 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर क्या हम बायोमेट्रिक अदर किसी कंट्री में जाकर कर सकते हैं? अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले 20-25 दिन में आपको बायोमेट्रिक इंडिया में ओपन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 5-7 कंट्रीज़ ने अनाउंस कर भी दिया है जिनके बीएफएस सेंटर्स ओपन हो चुके हैं मंडे से। इसमें मगर कनाडा का नाम नहीं है। कनाडा भी अगर दूसरे कंट्री स्टार्ट कर रहे हैं बीएफएस सेंटर्स, तो कनाडा भी बहुत जल्द अपना बीएफएस सेंटर्स स्टार्ट करेगा। इसके बाद बात करेंगे जो G7 मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, जिसमें इंडिया को स्पेशली इनवाइट किया गया, क्योंकि जो वेरिएंट है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा स्पीडली स्प्रेड हो रहा है, उसके कारण इंडिया को स्पेशली इसमें इन्वाइट किया गया और इसमें काफ़ी बड़े कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया गया है, जिसमें जो मेन पॉइंट डिस्कस होंगे वो ट्रैवल को लेकर होंगे। कोविड को स्प्रेड होने से कैसे हम रोक सकते हैं, जो वैक्सीनेशन पासपोर्ट की बात हम चल रही है उसके बारे में डिस्कस होगा। अगर हम अपने इंडिया के जो मेडिकल मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उनकी स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने क्लियर किया है कि जो वैक्सीनेशन पासपोर्ट है अगर वो लागू होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्री को आएगा, जैसे इंडिया जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो वैक्सीनेशन इतने बड़े नंबर्स में अभी तक नहीं हो पाया। अगर हम इंडिया की बात करें तो 7 to 10% अभी तक वैक्सीनेशन कंप्लीट हो पाई है। अगर ये वैक्सीनेशन पासपोर्ट स्टार्ट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडियंस को आएगी और वो नहीं चाहते कि वैक्सीनेशन पासपोर्ट लागू हो और इसके बिना ही जो अदर कोई क्वारंटाइन का प्रोसेस है जहाँ उसको फॉलो कर ट्रैवल करने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। अगर G7 में इंडिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो वहाँ पर भी यही पॉइंट होगा। आने वाले दिनों में उन बच्चों के लिए उन एप्लीकेंट्स के लिए थोड़ा राहत हो सकती है जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं ली, जहाँ जो अपना स्लॉट अभी तक बुक नहीं करवाया। इसके बाद जो प्रॉब्लम थी कोविशील्ड को लेकर, कोविशील्ड कनाडा में पॉज कर दिया गया है। बच्चे सोच रहे थे कि अगर हमने सिंगल डोज जहाँ से ले लिया कोविशील्ड का तो कनाडा में जाकर हो सकता है कि वो हमें ना मिले, तो हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ के जो डॉक्टर थेम्स है उन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी एप्लीकेंट्स ने कोविशील्ड को लगवाया है, फिर चाहे वो अनदर किसी कंट्री से है जहाँ वो कनाडा में है, क्योंकि कनाडा में भी पहले कोविशील्ड की सिंगल डोज लग चुकी है मगर सेकंड डोज वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए उन्होंने बताया कि आप सेकंड डोज के लिए मॉडर्ना या फाइज़र को यूज़ कर सकते हो। फिर चाहे आप अदर कंट्री किसी भी कंट्री से आए हो, जहाँ आप कनाडा में हो, आपने अगर कोविशील्ड लगवाया है सिंगल डोज तो सेकंड डोज में आप अदर दोनों वैक्सीनेशन में से कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हो। तो ये भी बहुत राहत की बात है। कोविड केसेस की बात करें तो कनाडा के कोविड केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, पर डे 2000 के करीब आ चुके हैं। अगर अंटारियो की बात करें तो वहाँ पर 600 to 700 के आसपास जो कोविड केसेस चल रहे हैं, जो कि सबसे कम है। मगर जो सबसे प्रॉब्लम वाली बात नज़र आ रही है कि अंटारियो में जो इंडियन वेरिएंट है वो 600% इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 2 वीक का, अगर हम डेटा निकालते हैं। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, इंडिया को थोड़ा टाइम और बैन को देखना पड़ सकता है, मगर अदर कंट्रीज़ के लिए ये बैन ओपन हो सकता है। जो रिक्वेस्ट लेटर आ रहा था बच्चों को वो अदर प्रोविंस को भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे हम पहले सोच रहे थे कि जो रिक्वेस्ट लेटर है सिर्फ पहले क्या था कि उन बच्चों को आ रहा था जिनको सिर्फ AIP आए हुए थे, जिन बच्चों को AIP नहीं आए थे उनको वो रिक्वेस्ट लेटर नहीं आ रहे थे। उसके बाद उन बच्चों को भी आना स्टार्ट हो गया। फिर ऑनलाइन क्लासेस, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी उनको आना स्टार्ट हुआ, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ली थी उनको भी आना स्टार्ट हो गया। अभी फिर क्या था कि क्यूबिक प्रोविंस के कॉलेजेस को आना शुरू हुआ, उसके बाद अदर प्रोविंस के कॉलेज को भी ये जो रिक्वेस्ट लेटर है आना शुरू हो चुका है। इसके पीछे यही रीज़न हो सकता है कि ये जिन फाइल्स को ज़्यादा समय हो चुका है एम्बेसी में, वो दोबारा चेक करना चाहते हैं कि उनके फाइनेंशियल स्टेटस अभी भी वैसा ही है, क्या वो अभी भी मैनेज कर पाएंगे कनाडा में जाकर स्टडी। मेरे अकॉर्डिंग इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए। जहां वो आपके स्पॉन्सर को चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका स्पॉन्सर अभी भी आपके साथ है, वो अभी भी आपकी इंटरनेशनल स्टडी को स्पॉन्सर करना चाहता है, जहाँ उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है कि वो कहाँ से पैसा आएगा। क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारे बिजनेस जो डिस्टर्ब हुए हैं, हो सकता है कि उनके माइंड में हो कि क्या पहले की कंडीशन थी जो, क्या वो अभी कंडीशन है या नहीं है, इसको चेक किया जा सकता है और इसमें कोई बड़ा रीज़न नहीं है।
आज शाम 4 बजे हम लाइव सेशन करने जा रहे हैं यूट्यूब पे इस वीडियो के रिगार्डिंग, जहाँ अदर किसी वीडियो के रिगार्डिंग, जहाँ कोई भी क्वेश्चन कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर, ट्रैवल को लेकर, बायोमेट्रिक, मेडिकल को लेकर, एसडीएस, नॉन एसडीएस, जिस भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो 4 बजे शाम को आप लाइव सेशन में हमें ज्वाइन कर सकते हो और लाइव आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।